आज की स्टोरी मैं लाया हूँ चुनाव के रिलेटेड और मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव में एक ऐसी घटना हुई कि आप सुनोगे तो आपका दिल भी दहल जाएगा। क्योंकि आपने ज़्यादातर चुनावों में देखा होगा नेता लोग मंदिरों में जाते हैं, विज़िट करते हैं, भगवान से मनोकामनाएं मानते हैं कि भाई ये चुनाव हम जीत जाएं। लेकिन अगर क्या हो, बिना मंदिरों में जाए भी चुनाव जीते जाएं, बिना भगवान के हाथ के भी आप चुनाव जीत जाएं तो क्या होगा, पूरा इंसिडेंट सुनाऊंगा फ्रेंड्स। पहले चैनल का इंट्रो। फ्रेंड आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय और मैं इस चैनल पर हॉरर वीडियो, देवकीय चमत्कार और लोक कथाएं आपके लिए लेकर आता हूं। आपको भी इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं आज की स्टोरी। फ्रेंड्स ये स्टोरी आई है उत्तराखंड का बोरा गांव पड़ता है वहां से, और ये पूरा इंसिडेंट आप लगा लो 15 से 20 साल पुराना है। और वहीं का एक नौजवान लड़का जो डिगरदा होता है और दिल्ली काम करता है, और जब वो अपने गांव में जाता है तो क्या देखता है, 4 साल पहले भी वही खस्ता हाल और आज भी वही खस्ता हाल। और ये अपने गांव में जब आता है तो समझ लो 15-20 दिन बाद, महीने बाद चुनाव होने लगभग तय थे। और जो वहाँ के प्रधान जी हुआ करते थे या प्रधान जी थे, उनका या जो काम करने का तरीका क्या होता था, अगर कोई भी विकास करना है या कोई भी विभाग से सड़क आई तो सीधा पहले अपनी गली में सड़क बनेगी। अगर किसी गरीब के लिए कोई मकान आ रहा है तो प्रधान जी क्या करते थे, ऊपर से पैसा खा लिया और वो मकान का जो थोड़ा बहुत दे दिया तो अपने नौकर चाकरों को उन्होंने दे दिया। गांव की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना था और गांव का तो विकास दूर दूर तक नहीं हो रहा था। और इसी वजह से गांव के लोग भी काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। और डिगरदा जैसे ही उस प्रधान जी की गली में जाता है तो क्या देखता है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये जो गांव है और ये जो गली है एक ही जगह की है। और इनका रुतबा भी इतना तगड़ा था प्रधान जी का, मैं आपको बता दूं, अगर जब भी चुनाव आता था तो इनके सामने लोग सरेंडर कर देते थे, चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे। और अगर चुनाव लड़ भी लिया तो भाई इनकी सामने वाले की जमानत जब्त हो जाती थी उस प्रधान जी के आगे। वैसे जमानत का सीन मेरे हिसाब से तो खैर शायद नहीं होता, लेकिन ऐसा उनका रुतबा था। तो डिगरदा का जो सबसे प्रिय दोस्त था रवि ये कहता है, बोले भाई देख तू शहर भी गया हुआ है, तुझे हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी है यार, तू ऐसा कर चुनाव लड़ ले और तू गांव का प्रधान बना तो शायद इस गांव के भाग्य भी चमक जाएं, क्योंकि वो प्रधान जी तो किसी काम के नहीं हैं। तो डिगरदा सोचते हैं, बोले यार बात तो सही कह रहा है, क्यों ना यार इस गांव में रहकर इस गांव की सेवा करें, और शहर भी जाकर क्या करेंगे भाई, काफ़ी ज़्यादा धक्के ही होते हैं। डिगरदा गांव वाले लोगों से मिलता है और उनको ये आश्वासन देता है, बोले तुम एक बार मुझे प्रधान चुनकर देखो, जो ये प्रधान जी नहीं कर पाए वो विकास मैं इस गांव में कर कर दूंगा। आपके लिए मकान आएगा तो मैं मकान के भी आपको दिलवाऊंगा। मतलब ये समझ लो जो मेरा पहला गोल होगा वो मेरा गांव होगा, गांव का विकास ही मेरे लिए सब कुछ होगा। तो इस पर गांव वाले भी काफ़ी ज़्यादा डिगर को सपोर्ट करने लग जाते हैं और ये कहते हैं लगता है लड़के में दम तो है और लड़के की बात का वजन भी है। अब जो प्रधान जी, जो पुराने प्रधान जी होते हैं, उनको भी यही महसूस होता है, बोले ये शहर का लड़का है भाई, लग रहा है इस बार गेम कहीं बदल ना जाए। तो प्रधान जी अपने भांजे को याद करते हैं, जो उनके लगभग आप ये समझ लो बराबर वाले गांव के रहने वाला ही होता है, और उसको पॉलिटिक्स का अच्छी खासी जानकारी होती है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं के साथ भी उसका उठना बैठना था। वो प्रधान जी कहते हैं, बोले यार भांजे साहब, यार ये नया बंदा आया सामने और इसमें वजन भी बहुत लग रहा है इस बार की प्रधानी में मेहनत तुमको अच्छे से करनी पड़ेगी। उसका भांजा कहता है, बोले मामा जी चिंता मत करो, चुनाव के ठीक 5 दिन पहले आऊँगा, पूरा का पूरा गेम ही घुमा दूँगा, जितने मर्जी ये हाथ पैर मार लें, पहले के लोग भी तो खड़े हुए थे, क्या कर लिया उन्होंने जो ये कुछ कर लेगा। जैसे ही समय बीतता रहा, दोनों की तरफ से कन्वेंसिंग होती रही, समय बीतता रहा, चुनाव को रह गए थे 7 दिन। होता क्या है, इनके गांव में एक की मौत हो जाती है और ये दोनों प्रधान जो चुनाव की तैयारी कर रहे थे वो ये तय करते हैं, बोले भाई आज
हम कन्वेंसिंग नहीं करेंगे, गांव में ये बंदा मरा है तो इस वजह से। यहाँ पर दोनों प्रधान जी राजी हो जाते हैं और जो डिगर का दोस्त होता है वो ये कहता है, बोले भाई देखो हमें एक एक दिन कीमती है और हमको अपना दिन ख़राब नहीं करना। हम ऐसा शहर चलते हैं जो प्रिंटिंग प्रेस पे हमने अपने जो भी आप देखते हो कार्ड से जो प्रधानों के नाम के होते हैं, झंडे होते हैं, बैनर होते हैं, काफ़ी कुछ लगता है इलेक्शन में भी। बोले चलो शहर चलते हैं, हम वो सामान तो ले आएँ, कम से कम आज का दिन हमारा ख़राब तो ना हो। डिगरदा कहते हैं बात तो तू सही कह रहा है भाई, चलो ऐसा ही करते हैं। इनके पास एक मारुति 800 होती है रवि के पास, और रवि कहता है ठीक है भाई चलो हम अपनी टैक्सी से ही चलते हैं, क्योंकि जो रवि का काम होता है वो टैक्सी वाला होता है, सवारी ढोने वाला, सवारी ले जाने वाला। ये दोनों जने चले जाते हैं शहर की तरफ और वहाँ से अपना जो भी सामान था, झंडे, बैनर, जो भी अटरम शटरम, ये अपना इकट्ठा करते हैं और इनको आते आते शाम हो जाती है। जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो अपने अभी ये आप ये लगा लो, इनके गांव से लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता बचा हुआ होता है और वहाँ पर इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो इनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब वहीं पर ही पड़ोस में इनको एक इनके जान पहचान का घर होता है, वो ये कहते हैं आ जाओ चाय पी लो, इस बार आपका नाम बहुत सुना है जी, आप तो इस बार वो वाले प्रधान जी को हरा दोगे। तो यहाँ पर डिगरदा ये कहते हैं, बोले चलो जी फिर बैठेंगे, अभी समय नहीं है, ये बस थोड़ा सा हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें थोड़ा सामान है, अगर इतराज़ ना हो तो आपके घर में रख दें, सुबह होते ही हम इसको ले जाएंगे। वो फैमिली भी काफ़ी अच्छे से पेश आती हैं और वो सारा का सारा सामान उस घर में रखते हैं। और रवि को ये डिगरदा कहते हैं, बोले भाई लग रहा है आज हमको पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डिगरदा का जो हुलिया था वो भी नेताओं वाला था भाई, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा, एक कंधे में अंगोछा, मतलब फील पूरा वही ले रहे थे नेताओं वाला। ये दोनों जने अपना धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चल रहे होते हैं तो क्या होता है, रास्ते में काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा खड्डा होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है। अब यहाँ पर डिगरदा ये कहते हैं, बोले भाई देखो अगर मैं खड्डा पार कर कर गया तो यहाँ पर तो पानी भरा हुआ है, कपड़े गंदे हो जाएंगे, अभी गांव में इलेक्शन का माहौल है, सब लोग जाग रहे होंगे, तो यहाँ पर मेरी मजाक बन जाएगी। भाई रवि तू ये बता कोई रास्ता ऐसा है जो हमारे कपड़े गंदे ना हो, हम कोई बचा कर चले जाएं, क्योंकि मुझे तो गांव आए हुए ही कई साल हो गए तो थोड़ा मेरे को भूल सा रहा हूँ। तो यहाँ पर रवि ये कहता है, बोले यार तुझे सब याद है, तू खाली मेरा पागल बना रहा है, याद कर हम उस जंगल में एक बार गए नहीं थे। बोले हाँ गए तो थे, लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग से निकल रहा है। बोले इधर से ही हम कट कर चलते हैं और बराबर से ही लगभग थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, जंगल वाला रास्ता है, यहाँ से हम अपने गांव पहुँच जाएंगे आसानी से और कोई रास्ते में गंदगी नहीं है, कुछ नहीं है। बोले भाई ठीक है फिर चलो। जैसे ही ये आगे चलते हैं धीरे धीरे जंगल गहराता है और काफ़ी ज़्यादा आप ये समझ लो कच्चा पक्का सड़क जो भी इनको मिली उस पर चलते चले जा रहे थे। थोड़ा सा मुश्किल से ये समझ लो आप 300 मीटर की तरफ बड़े होंगे तो इनको रास्ते में एक लेडीज बैठे हुए रोते हुए मिली और काफ़ी ज़्यादा सिसक के रो रही थी। यहाँ पर रवि और डिगर दोनों जने इनको देखते हैं, बोले यार ये औरत कौन है जो हमारे गांव की सीमा के अंदर बैठ के रो रही है। तो यहाँ पर रवि ये कहता है, बोले डिगरदा यही मौका है प्रधानी का जो चुनाव चमकाने का, अगर यहाँ पर हमने इसकी मदद कर दी तो समझ लो गांव में हमारा जो रुतबा है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बोले फिर इसमें देर काहे की लगानी, भाई उनसे पूछो भाई तुम्हें तकलीफ़ क्या है। जैसे ही उस औरत के पास रवि जाता है, बोला अम्मा ये बताओ, बहन जी जो भी कहा होगा, कि ये बताओ आपको तकलीफ़ क्या है, आप रो क्यों रहे हो। उसने ये कहा औरत ने कि बोले मेरे पति की और मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उसको अस्पताल एडमिट करवा दो या आप कोई उसको डॉक्टर बुलवा दो जिससे उनका इलाज हो जाए। तो यहाँ पर डिगरदा ये कहते हैं कहाँ पर है आपका घर और कहाँ है आपका पति, आपका बच्चा, हमको लेकर चलो, हम कोशिश करेंगे कि भाई उनका इलाज करवा दें।
तो वो औरत ठीक चल देती है, आगे आगे को डिगरदा और रवि चल देते हैं उसके धीरे धीरे कदमों के साथ कदम मिलाकर, क्योंकि ये रास्ता इनके लिए नया था। और रास्ते में डिगरदा ये कहते हैं, बोले भाई देखो गांव तो अपना ही है, लेकिन मैंने ये वाले एरिए में नहीं देखा इस वाले रास्ते पे कि कोई भी घर हो। तो यहाँ पर रवि ये कहता है, बोले देखो भाई अब हम कोई ये तो है नहीं कि भाई पूरे एरिए में घूमते हैं, क्या पता बगल का कोई गांव का हो उसने यहाँ पर आके घर बना लिया हो। अब हमारी सीमा में है तो भाई वोटर हमारा है, अगर वोट लेने हैं तो भाई सब कुछ करना पड़ता है। देखो प्रधान जी आपका तो पहला चुनाव है, आप तो अभी नंबर बनाओ यहाँ पर, कोई बात नहीं चल दिए। अब जैसे ही उसके दरवाजे के ठीक सामने पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, कच्चा पक्का झोपड़ी नुमा उसका मकान होता है और एक लालटेन टंगा हुआ होता है उसके घर के बाहर। उस औरत को कहते हैं कि आप जाओ अपने पति को बुलाओ और हम उनको लेकर चलते हैं उठा कर, या जैसे भी हम हॉस्पिटल में उनको एडमिट करवाएंगे, नहीं तो गांव वाले डॉक्टर के पास लेकर चलेंगे। वो औरत ठीक अंदर जाती है और क्या करती है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और ये दोनों जने बाहर इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ पर लगभग इनको 5 मिनट बीतते हैं, 10 मिनट बीतते हैं, 15 मिनट इंतज़ार करते करते हो जाते हैं। यहाँ पर रवि ये कहता है, बोले प्रधान जी यार क्या हो गया भाई, ये तो निकल के ही नहीं आ रहे हैं घर से, चलो ऐसा करते हैं इनका दरवाज़ा बजाते हैं। जैसे दरवाज़ा बजाते हैं तो अंदर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता और कुछ भी आवाज़ नहीं आती, आवाज़ सिर्फ इतनी आ रही थी हल्की हल्की हंसी की आवाज़, जैसे कोई अंदर हंस रहा हो। यहाँ पर प्रधान जी ये कहते हैं, बोले लग रहा है भाई इन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाया है, हमारे साथ कोई हंसी मजाक करी गई है, अंदर से तो हंसी की आवाज़ आ रही है। लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा था एक हंसना अलग होता है और एक डरावनी हंसी अलग होती है। यहाँ पर प्रधान जी अब आगे बढ़कर खुद आते हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज तेज दरवाज़ा बजाते हैं। बोले बहन जी क्या मजाक कर रहे हो, अगर कुछ नहीं था तो हमको बुलाया क्यों। जैसे ही दरवाज़ा बजाया होता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। अब जब दरवाज़ा खुला हुआ होता है तो औरत दीवार की तरफ पीठ करके बैठी हुई होती है और इस तरीके से हाथ मार रही होती है और खाली हंसते चले जा रही थी। और यहाँ पर प्रधान जी को गुस्सा आता है और प्रधान जी कहते हैं, बहन जी की क्या बात है, आप उस तरफ मुंह करके हंस रहे हो और बताओ हमको इतने जंगल में घुमा रहे हो, हमको सुबह के निकले हुए अपने घर जाना है, ये क्या तमाशा है, इधर मुंह करके पहले बात करो। जैसे ही वो औरत ऐसे करके मुंह करती है उसका चेहरा इतना भयानक होता है फ्रेंड्स कि वो प्रधान जी और रवि जैसे ही उस चेहरे को देखते हैं उनको इतना डर लगता है। वो ये नहीं देखते कि सड़क किस तरफ है या जंगल किस तरफ है, बस वो भागते चले जाते हैं, भागते चले जाते हैं। जो उन्होंने गांव पहुंचना था 15 मिनट में वो पहुंचते हैं पूरे आधे घंटे में। और अभी गांव में पहुंचे हुए होते हैं तो गांव के कुछ एक लड़के, युवा लड़के खड़े हुए होते हैं। वो ये पूछते हैं, प्रधान जी क्या हो गया, कोई शेर वेर तो नहीं पीछे पड़ गया, इस टाइप की हंसी मजाक करी। तो यहाँ पर बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, इस टाइप का उन्होंने कहा। बोले रवि ठीक सुबह टाइम से आ जाना भाई, कल कन्वेंसिंग करनी है और मैं भी घर जा रहा हूँ। और ये किसी को कुछ नहीं बताते। और डिगरदा का जो परिवार होता है, छोटा भाई और उसके माँ बाप, और अपना खाना वाना खाते हैं, उसकी मम्मी खाना ला कर देती है और डिगरदा सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है और डिगरदा की मम्मी उठाने के लिए आती है डिगरदा को, तो पता चल रहा है कि डिगरदा को यहाँ काफ़ी तेज बुखार है। अब इतने में रवि भी आता है। बोले भाई लग रहा है डिगरदा आज कन्वेंसिंग नहीं कर पाएंगे, डिगरदा की मम्मी कहती है। तो इस पर रवि बोला क्या हो गया आंटी, क्या हो गया। बोले इसको तो बुखार बहुत तेज़ है। जैसे ही रवि हाथ लगा कर देखता है तो डिगरदा का ऐसा लग रहा था जैसे हाथ कितना तप रहा हो। तुरंत डॉक्टर को बुलाया जाता है जो उनके घर से थोड़ी दूर पे क्लिनिक था। तो वो डॉक्टर ये कहता है कि देखो ना तो मैं अभी टीका लगा सकता हूँ, ना तो मैं अभी ढंग से दवाई दे सकता हूँ, आप इनके माथे पर पानी की पट्टियाँ रखो जिसकी वजह से इनका बुखार कम हो।
लगभग 1 घंटा जो डिगर का छोटा भाई होता है वो पट्टियाँ रखता है, जो रवि इसका दोस्त होता है वो पट्टियाँ रखता है। उसका बुखार कम होता है, उसको दवाई दी जाती है, वो समझ लो नॉर्मल होता है। लेकिन डॉक्टर ये कहते हैं कि आज भाई कोई कन्वेसिंग नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा, आज खाली आराम होगा। अब जैसे ही यहाँ पर शाम के लगभग 6, साढ़े 6, 7 बजते हैं, डिगरदा आज घर ही होते हैं। कन्वेसिंग की जिम्मेदारी रवि को दे दी जाती है, 2-4 लड़के औरों को दे दी जाती है। डिगरदा के कमरे में उसकी मम्मी के भी कुछ कपड़े पड़े हुए होते हैं, क्योंकि ले दे के 2 कमरे इनके पास पहाड़ पर होते हैं। और डिगर क्या करता है, अपनी मम्मी की एक मैक्सी टाइप की होती है वो पहन लेता है, और थोड़ा बहुत जो मेकअप का सामान, जो बिंदी लिपस्टिक उल्टी सीधी होती है, पूरे होठों पे लगा लेता है। और यहाँ पर काजल पूरी इतनी इतनी आंखें पूरी अपनी काली कर लेता है। और ये कहता है अपनी मम्मी के पास जाके कि मेरी मुक्ति करवाओ, मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, मेरी मुक्ति करवाओ, मैं इसका साथ छोड़ दूंगी। बस एक ही बात बोलता चला जा रहा था, लेडीज, लड़की की आवाज़ कह लो, चुड़ैल की आवाज़ कह लो। तो कुछ भी समझ नहीं आता। डिगरदा के माँ बाप को बोले यार ये बोल किस रहा है, और बोल भी ये कुछ अलग ही भाषा में रहा है। ऐसा नहीं था, अगर कुमाऊनी थे तो कुमाऊनी लैंग्वेज थी, वो ऐसा था जो बाद में पता चली वो भाषा थी बंगाली। बंगाली में बोल रहा था कि मेरी मुक्ति करवाओ तो मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, लेकिन किसी के समझ आए तभी तो कोई बात को समझे। अब यहाँ पर पूरी रात नाच नचाता है डिगरदा, और कभी उछल रहा है, कभी कूद रहा है। और जैसे ही सुबह होती है तो पड़ोस के बुजुर्ग आते हैं और 2-1 लोग आते हैं, बोले भाई क्या बात हो गया, तुम्हारे घर से काफ़ी हल्ले की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर डिगरदा के पिता पूरी बात बताते हैं पड़ोसी बुजुर्ग को, बोले ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो गया है, कोई इसके साथ लग गया है, और इस ज़्यादातर ये बात अलग ही भाषा में हो रही है। वो पड़ोसी ये कहता है तुम्हारे घर शुद्ध गंगा जल है, तो इस पर डिगरदा के पिताजी कहते हैं, बोले भाई हमारे घर गंगा जल नहीं है। डिगर के भाई को भेजा जाता है उसी पड़ोसी के घर, वहाँ से शुद्ध गंगा जल लाया जाता है और पूरे घर में छिड़कते हैं, और 2-4 बूंदें डिगरदा के मुंह में डाली जाती हैं। और डिगरदा ये कहते हैं मम्मी ये कपड़े मेरे को किसने डाल दिए, कैसे क्या हुआ। तो यहाँ पर उसके घर वाले खुश भी होते हैं, वो ये कहते हैं चलो जी हमारा लड़का ठीक हो गया, हमें इससे ज़्यादा क्या। बोले चल बेटा उतार दे, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर इनकी ये गलत फहमी के शिकार हुए कि हमारा लड़का ठीक हो गया। ये बस 4 से 6 घंटे का सीन था जो वो सही था। जैसे ही रात के 12-1 बजते हैं, फिर से इसका चीखना चिल्लाना हो गया, और इसकी मम्मी सो रही थी, इसकी मम्मी के ऊपर ऐसे मुंह करके लेके आया वही औरत जो आप डिगर आया, और लड़की की आवाज़ में ये बोला, इस बार हिंदी में बोला मेरी मुक्ति करवा दो तो मैं इसका साथ छोड़ दूंगी, मेरी मुक्ति करवा दो, इसका साथ छोड़ दूंगी। अब जैसे ही ये बात सुनी और डिगरदा के पिताजी खड़े हुए, बोले लग रहा है उस गंगा जल का कोई असर नहीं हुआ। जैसे तैसे सुबह हुई, रवि को बुलाया और रवि से ये पूछा भाई तुम कहीं ऐसी जगह पे गए थे, कोई तुम घटना घटी हो, कुछ ऐसा हो। रवि साफ साफ बात बताता है, ऐसे ऐसे हमें औरत मिली थी। अब यहाँ पर जब औरत की बात आई तो उसी स्थान पर फिर से जाया जाता है कि किस जगह तुम्हें औरत मिली, और जब वहाँ पर देखते हैं तो एक लड़की कह लो, औरत कह लो, उसका कंकाल कह लो जो आधे से ज़्यादा ख़त्म हो चुका था। गांव के ब्राह्मण को बुलाया जाता है और उसका तरीके से, विधिवत तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जैसे ही अंतिम संस्कार उसका हो जाता है और डिगरदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और उधर रही बात कन्वेसिंग की, जो भी वोटिंग की थी डिगरदा ने सरेंडर कर दिया। जिनके घर वोट मांगने के लिए गया बोले भाई मेरे बस की बात नहीं है, आप इस बार भी उन्हीं प्रधान जी को विजयी बना देना, मैं अपना पर्चा वापस लेता हूँ। एक बार फिर से वही प्रधान जी, प्रधानी उनके हाथ में आ गई। आप ये समझ लो 4थी से 5वीं बार फिर से वही प्रधान कायम रहे।
तो फ्रेंड्स ये पूरा इंसिडेंट हमको भेजा है रवि के लड़के ने, जिसकी आयु आज की तारीख में आप ये लगा लो 22 से 23 साल है। और जो डिगरदा हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और लगभग 2016 उन्होंने बताया है कि वो 2016 में एक्सपायर हो चुके हैं, किसी बीमारी कह लो कुछ कह लो। और ये पूरा इंसिडेंट रवि ने के लड़के ने ये कहा कि भैया मैं इसलिए आपको भेज रहा हूँ कि पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। बाकी फ्रेंड आपके पास भी कोई भी एक्सपीरियंस हो तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, हम आपकी वीडियो भी ऐसे ही आपका एक्सपीरियंस सुनाएंगे वीडियो के माध्यम से। बाकी मिलते हैं एक बार और नए हॉरर एक्सपीरियंस में। जय हिंद, जय भारत।